एक सीनियर ने मुझसे पूछा कि आपने बीसीए में क्यों एडमिशन लिया और इसके बाद आप करना क्या चाहते हो। अच्छा। तो आई डायरेक्टली सेड टू हिम दैट आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट गूगल क्योंकि आपने उतना रिसर्च करा हुआ है। तो वो सुनते ही सारे सीनियर्स हंसने लगे और मैं और मेरे साथ वाले जितने बैचमेट्स थे सब शॉक हो गए कि ऐसा क्या कह दिया, इतना फनी। अरे यार, तो यार डिमोटिवेट तो नहीं हुए फिर आप उसके बाद? और उसके बाद हुए, पर अब आपके पास हैं दो ऑप्शंस, ठीक है। एक TCS विद 1.9 LPA पैकेज जो आपको जॉब दे रही है, दूसरा MCA, ठीक है, जहाँ पर जाके आपको पैसे देने हैं। अब ये डायलेमा होता है लोगों में। मेरे से बहुत सारे BCA के लोग पूछते हैं, BSc वाले लोग पूछते हैं कि हमें करना क्या चाहिए इसके बाद, MCA करें हम फिर जॉब लें या फिर जॉब लेके फिर स्विच करते करते किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पहुंचे। वैसे पाथ तो दोनों ही आपके पास ऑप्शन तो दोनों ही हैं। तो आपने क्या चूज़ किया एंड उसका रीज़न क्या था? तो उस समय इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया था कि हॉस्टल में लोग जाते थे, रूम बंद करके बोलते थे सोने जा रहा हूँ और कोडिंग करने लगते थे। अरे भाई साहब। तो नेक्स्ट डे पता चलता था कि उनकी रैंक आपसे ऊपर हो गई। अच्छा। फिर फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाला बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ था। अच्छा। मतलब इतना बेकार कि हम दोनों लोग सोच रहे थे कब खत्म होगा इंटरव्यू। अरे अरे मतलब वो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट वाला मोमेंट आ गया था उसमें इंटरव्यू में। हाय एवरीवन, तो यार आज मेरे साथ ओजस हैं एंड ओजस ने BCA किया हुआ है फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज। करंटली ही इज़ वर्किंग एट Amazon एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि BCA के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, MCA के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं BCA MCA करने के लिए, एंड फाइनली ही गॉट इनटू अ सर्विस बेस्ड कंपनी। उसके बाद स्विच किया Amazon में। तो हम लोग वो जर्नी भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बताइए ओजस, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट यार, हैदराबाद से यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए बैंगलोर में। सो बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट रहने वाली है, आप लोग ध्यान से सुनना और पॉइंटर्स नोट करते रहना आज की पॉडकास्ट में, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपने BCA चूज़ किया, राइट? तो आपने JEE मेंस वगैरह नहीं दिया था? नहीं, वो नहीं दिया था। दिया ही नहीं था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इंटरेस्ट नहीं था आपको? तो उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि JEE मेन क्रैक कर पाएंगे। तो ट्राई नहीं किया। ठीक है ठीक है। BCA का क्या प्रोसेस रहता है, मतलब डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए या फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है? उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। मोस्टली जितने भी यूनिवर्सिटीज BCA अलाउ करती है तो उनका खुद का BCA का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। तो उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। कोई कॉमन एग्जाम नहीं है? कॉमन एग्जाम नहीं है BCA का। तो यार फाइनली आपने कहाँ एडमिशन लिया और BCA के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। तो फाइनली मुझे फिगर आउट हुआ कि मेरे सिटी में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे BCA कर सकता है। अच्छा। तो वहाँ का मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, वो क्लियर हो गया। तो उसके बाद मैंने BCA में एडमिशन लिया। ओके ओके, नाइस। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इसकी जर्नी पूछते हैं आपसे थोड़ा सा। 3 साल का कोर्स होता है बेसिकली। सो बताइए क्या क्या सिलेबस होते हैं, कैसी जर्नी थी? तो एक्चुअली जब BCA स्टार्ट हुआ तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था कि BCA में होता क्या है। ये पता था कंप्यूटर का कोर्स है? हाँ, ये बस पता है कंप्यूटर का कोर्स है और मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। ठीक है। तो नेट पे जब सर्च किया तो पता चला कि BCA करके आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे ही दिमाग में आया तो सबसे पहली कंपनी गूगल जाती है। तो मन में ये फीलिंग आई कि मेरी ड्रीम कंपनी गूगल है एंड आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट गूगल। ओके ओके। ये आपने रिसर्च किया नेट पे कि BCA करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, राइट? तो जब BCA स्टार्ट हुआ तो पहले ही कुछ दिन में हम लोग का सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो उसमें एक सीनियर ने मुझसे पूछा कि आपने BCA में क्यों एडमिशन लिया और इसके बाद आप करना क्या चाहते हो। अच्छा। तो आई डायरेक्टली सेड टू हिम दैट आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट गूगल क्योंकि आपने उतना रिसर्च करा हुआ है। तो वो सुनते ही सारे सीनियर्स हंसने लगे और मैं और मेरे साथ वाले जितने बैचमेट्स थे सब शॉक हो गए कि ऐसा क्या कह दिया, इतना फनी। अरे यार। तो उस पॉइंट के बाद मेरी ड्रीम कंपनी गूगल से शिफ्ट होकर TCS बन गई, क्योंकि वही एक ऑप्शन था BCA के बाद। अच्छा, मतलब बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनीज आपके ऑप्शंस थे। तो सीनियर्स ने आपको बताया कि आपको डायरेक्ट इसमें गूगल में नहीं मिलेगा इसके बाद, राइट? यू विल हैव टू गो टू वन ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी, राइट? तो BCA के बाद मोस्टली ऑप्शंस TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ऐसी कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं। अच्छा, तो यार डिमोटिवेट तो नहीं हुए फिर आप उसके बाद? तो उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ, पर फिर फ्लो में आ गए, सब लोग पढ़ने लग गए। फिर मोस्टली वहाँ पे कोडिंग कल्चर नहीं था, बस सबको ये था कि अपना एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि हम लोग के कॉलेज में बैग्स बहुत लगती थी। और फर्स्ट ईयर में ही अराउंड 100 स्टूडेंट्स आए थे बैच में, पर सेकेंड ईयर में पहुँचे से 50। तो 50? हाँ, तो इतनी बैक लगती है, इसके वजह से मोस्टली सबका मेन गोल यही रहता था कि एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है ठीक है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम Crio.Do। Crio.Do एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते लर्निंग कर सकते हैं।
यहाँ पर आपका एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी बिल्कुल डिटेल में कवर होंगे। देन आपका आता है डेवलपर्स फंडामेंटल, उसके बाद फिर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एंड एट द एंड यहाँ पर आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड प्लेसमेंट्स। सो इट इज़ अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पर आप लोग की प्लेसमेंट गारंटी ली जाती है, और जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर दैट इज़ 11 LPA एंड अप टू 40 LPA यहाँ पर पैकेजेस जाते हैं। तो ये दो लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक तो वो जो स्विच देख रहे हैं या फिर अपना सैलरी हाइक देख रहे हैं, एंड सेकंड जो लोग अपना नॉन IT से IT फील्ड में आना चाहते हैं। तो यार 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। सेकंड, यहाँ पर आपके वेबिनार्स होंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू। और तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाएगी, अगेन जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनके थ्रू। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री क्लास का, डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर एंड चेक इट आउट। ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली कोडिंग का इतना ज़्यादा कल्चर नहीं था कि लोग कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर हैकाथॉन्स वगैरह में जा रहे हैं, वैसा कुछ सीन नहीं था। कोई सीन नहीं था। ठीक है, और आपके कैंपस में कंपनीज कौन सी आती थी, ये बताइए। कैंपस में एक्चुअली कोई कंपनीज नहीं आई थी हम लोग के प्लेसमेंट के टाइम। अच्छा। तो मोस्टली जितने लोग थे थर्ड ईयर के बाद 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। पहले जो MCA करना चाहते थे, ठीक है, सेकंड जो जॉब करना चाहते थे BCA के बाद, एंड थर्ड जो फैमिली बिजनेस संभालना चाहते थे, धंधा अपना खुद का धंधा संभालना चाह रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी जो है जॉब वाली एक लाइन और दूसरी MCA वाली लाइन, राइट? आपको कब पता चला कि आपको जॉब करना है या MCA करना है, इसके बारे में कब सोचा आपने? तो थर्ड ईयर में मोस्टली सबका ये था कि जो सब लोग कर रहे हैं उसी के पीछे भागो। अच्छा। तो कुछ लोग ने MCA के लिए अप्लाई किया तो मैंने भी कर दिया, फिर कुछ लोग ने जॉब के लिए अप्लाई किया तो मैंने भी कर दिया। तो मेरा दोनों ही डायरेक्शन था, कुछ क्लियर नहीं था उस समय। और कोडिंग आपने नहीं करी थी? कोडिंग उतनी नहीं करी थी, पर थोड़ा बहुत जो स्कूल के टाइम से पता था उतना क्लियर था। ठीक है, एक बार जल्दी से हमें BCA का सिलेबस बता दोगे, क्या होता है उसमें? तो BCA के सिलेबस में भी मोस्टली B.Tech के MCA टाइप ही होता है। मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिर C++, जावा, DBMS। तो सिलेबस मोस्टली सेम ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिजाइन वगैरह सब कुछ होता है, मतलब यही हमारा B.Tech का सिलेबस है, राइट? सिलेबस सेम है। ठीक है। तो फिर क्योंकि आपने बताया कि आपके कैंपस में तो कोई कंपनी आती नहीं थी, फिर आपने क्या किया, मतलब ऑफ कैंपस अप्लाई किया उसके बाद? हाँ, तो उसके बाद पहले तो मैंने NIMCET के लिए अप्लाई किया और सेकंड जॉब्स के लिए अप्लाई किया। तो कुछ सीनियर्स ने बताया tcsNQT के बारे में, जो कि नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है, उसके बेसिस पे आपको TCS में जॉब मिलती है। तो मैंने NQT का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मतलब एग्ज़ाम के बाद डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर। अच्छा। तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ वो उसके कुछ दिन बाद क्लास बैच से कुछ लोगों को TCS I1 में कॉल आया। ओके। तो उसका इंटरव्यू देने हम लोग लखनऊ गए। और आप भी थे उसमें, मतलब? हाँ। अच्छा। तो इंटरव्यू लखनऊ में फेस टू फेस हुआ था और वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी ही था। तो 3 राउंड्स हुए थे बेसिकली। फर्स्ट राउंड में पैटर्न प्रिंटिंग था, जो कि मुझे स्कूल लेवल से ही आता था। हाँ, इतनी तो प्रोग्रामिंग आती थी आपको पहले से। फिर थोड़ा बहुत DBMS और ये सब क्वेश्चंस थे, तो वो ईजिली क्रैक हो गया था। तो फाइनली मुझे TCS I1 से एक ऑफर मिला था ऑफ 1.9 lakhs। 1.9 lakhs, ओके। और प्रोफाइल क्या थी? प्रोफाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, ग्रेट। तो आपके पास अभी एक ऑफर आ गया और आपने बताया साथ साथ आपने किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया था? NIMCET के लिए। NIMCET के लिए, जो कि आपके NITs के लिए होता है, राइट? NIMCET नेशनल लेवल टेस्ट है। हाँ। NITs में एडमिशन के लिए फॉर MCA। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि जैसे आप दोनों ही पाथ एक्सप्लोर कर रहे थे, कंपनीज वाली भी एंड देन MCA वाली, तो MCA के और भी किसी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था क्या आपने? हाँ, तो MCA में NITs के लिए NIMCET हो गया। बाकी कुछ कॉलेजेस हैं जो अपने खुद के एग्जाम्स कराते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस? प्राइवेट नहीं, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, BHU है। तो उन सब बैंगलोर में है ना? हाँ, बैंगलोर में। तो उनके खुद के एग्जाम्स होते हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं? हाँ, ये भी अच्छी हैं। तो आपने यहाँ पर किया था अप्लाई? हाँ, अप्लाई किया था। तो फाइनली मेरा NIMCET में क्लियर हुआ था और BHU क्लियर हुआ था। तो फाइनली आई वेंट फॉर NIMCET। अच्छा। हाँ, मेरे को किसी ने बताया था कि BHU इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर MCA, राइट? ठीक है, तो आपका BHU भी क्लियर हो गया था एंड देन NIMCET में आपको NIT मिल गया था, NIT भोपाल। ओके, ग्रेट। फिर NITs तो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं फॉर MCA, राइट? हाँ। ठीक है, तो उस पर भी आते हैं कि क्या सिनेरियो था वहाँ पर, क्या कोडिंग कल्चर था। सो कंपनीज में किसी और में ट्राई किया आपने अपार्ट फ्रॉम TCS? नहीं, एक्चुअली मैंने TCS में दिया और उसमें हो गया डायरेक्टली, तो फिर मैंने दूसरे कंपनीज में ट्राई नहीं किया। ओके, ठीक है। तो अब आपके पास हैं 2 ऑप्शंस, ठीक है? एक TCS विद 1.9 LPA पैकेज,
जो आपको जॉब दे रही है, दूसरा MCA, ठीक है, जहाँ पर जाके आपको पैसे देने हैं। अब ये डायलेमा होता है लोगों में। मेरे से बहुत सारे BCA के लोग पूछते हैं, BSc वाले लोग पूछते हैं कि हमें करना क्या चाहिए इसके बाद, MCA करें हम फिर जॉब लें, या फिर जॉब लेके फिर स्विच करते करते किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पहुंचे। वैसे पाथ तो दोनों ही आपके पास ऑप्शन तो दोनों ही हैं। तो आपने क्या चूज़ किया एंड उसका रीज़न क्या था? तो मैंने MCA चूज़ किया। एक्चुअली TCS I1 में वो लोग ऑफ़र कर रहे थे कि आपको MCA भी कराएंगे, तो TCS से वो जॉब के साथ आपको MCA भी करवाते हैं फ्रॉम शास्त्रा यूनिवर्सिटी। इंटरेस्टिंग। फिर पर मैंने वो इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि आप 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाते हो कि आपको TCS में ही काम करना है। अच्छा। और उसके साथ वो एक डिस्टेंस कोर्स रहता है, तो उतना वैलिड भी नहीं होता। अच्छा, मतलब उसकी इतनी मान्यता नहीं होती है बाहर। तो आप वहाँ से निकल के फिर जब दूसरी कंपनी में अप्लाई करोगे तो उतना वैलिड नहीं है कि। गॉट इट। और यार ऐसा है क्या, मतलब जैसे आपने TCS में जाके MCA करना स्टार्ट कर दिया तो आपको 3 साल रहना ही रहना पड़ेगा TCS में, अगर स्विच करना चाहे कोई तो आपको वो कोर्स की डिग्री नहीं मिलेगी। कोर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, कोर्स खत्म है आपका। ठीक है, बट फिर भी यार ये थोड़ा बड़ा डिसीजन रहा होगा। एक तरफ जॉब है, दूसरी तरफ आपको पैसे खर्च करके MCA करना है, तो क्या आप सोचा नहीं आपने इसके बारे में ज़्यादा? सोचा, बहुत सोचा। एक्चुअली मेरे कुछ सीनियर्स भी थे जो NIT से ऑलरेडी कर रहे थे MCA, तो उनसे डिस्कस किया, फिर बैचमेट से डिस्कस किया, उसके बाद फाइनल डिसीजन ये लिया कि NIT से MCA करते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि कौन से ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ से MCA करने MCA के बाद कौन से कंपनीज में ऑफर मिल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी आते हैं, ये भी आपसे पूछेंगे हम। ठीक है, तो आपका MCA स्टार्ट हो जाता है NIT भोपाल में, राइट? यार एक चीज़ मैं मिस कर गया यहाँ पर, NIMCET की कोई तैयारी कर रहा है या MCA के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसका सिलेबस क्या होता है, एक बार क्विकली वो बता दो हमें। तो NIMCET का एग्जाम एक्चुअली ओपन फॉर ऑल होता है, जो जिसके पास मैथ्स का बैकग्राउंड है। तो अगर आप मैथ्स किए हो तो आप NIMCET में बैठ सकते हो। कॉमर्स किया तब भी बैठ सकते हैं? हाँ, बस मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ। तो इस वजह से उसका जो सिलेबस है उसमें मैथ्स सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहता है, उसके बाद कंप्यूटर रहता है, देन रीजनिंग रहता है और इंग्लिश रहता है। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स तो सबको आता होता है। कंप्यूटर बहुत बेसिक रहता होगा? बहुत बेसिक, और उसका वेटेज सबसे कम होता है। अच्छा। तो अराउंड 10% कंप्यूटर का रहता है, बाकी मोस्टली मैथ्स का वेटेज रहता है। गॉट इट। ठीक है, फिर तो काफ़ी सिंपल सिलेबस है। सो उसके बाद फिर आपने MCA में एडमिशन ले लिया। सो MCA में आपको क्या डिफरेंट लगा? MCA क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट है और आप ऑलरेडी 3 साल वेस्ट कर चुके हो। तो वेस्ट कर चुके हो? हाँ, क्योंकि वही सब दोबारा MCA में आपको फिर से पढ़ना है। हाँ, सेम टॉपिक्स। हाँ, सेम टॉपिक, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS वगैरह सब कुछ सेम। ठीक है, तो इसलिए MCA में आके सब बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। क्योंकि उनके माइंडसेट रहता है कि मैंने 3 साल वेस्ट कर दिया है। कुछ लोग प्रिपरेशन में 1-2 साल वेस्ट कर लेते हैं MCA की तैयारी में। हाँ, ओके। तो इस वजह से सब लोग थोड़े से सीरियस लोग आते हैं। हाँ, नाइस। ठीक है, तो आपको मतलब जनता जो मिली वो थोड़ी सीरियस मिली। क्या कोडिंग कल्चर था वहाँ पर? हाँ, कोडिंग कल्चर था हम लोग के कॉलेज में, और स्टार्टिंग से ही सीनियर्स लोग गाइड करते थे कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या कोडिंग करना है, किस प्लेटफॉर्म पे करना है, वो सब सीनियर्स स्टार्टिंग से गाइड करते थे। ठीक है। आप अगर MCA करते हो तो आपके लिए कौन सी कंपनीज खुल जाती हैं, कौन से ऑप्शंस खुल जाते हैं, वो बताइए। तो हम लोग के कॉलेजेस में बेसिकली MCA के बाद फाइको, नगारो, TCS, इन सब टाइप की कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज आ रही थी, राइट? हाँ। बट सर्विस तो आपको पहले भी मिल रही थी, डिफरेंस क्या है? पहले 1.9 पैकेज में मिल रहा था, अभी वही चीज़ 9 to 10 LPA मिल रहा है। 9 to 10 LPA दे देती है TCS? उसके बाद TCS डिजिटल देती है 8.5 TCS डिजिटल। बट अगर TCS में एज अ निंजा प्रोफाइल जाओगे तो आपको 3.6 मिल जाएगा। मतलब आपका जो पहले मिल रहा था उससे डबल मिल जाएगा। ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में फिर क्या मतलब? प्रोडक्ट बेस्ड कुछ आती थी, पर मोस्टली हम लोग के टाइम उतने प्लेसमेंट्स नहीं होते थे प्रोडक्ट बेस्ड में। पर पहली बार हम लोग के सीनियर्स जो थे उनका एक का अमेज़ॉन में हुआ था। अच्छा। तो उसके प्लेसमेंट के बाद ही मतलब जो हम लोग की ड्रीम कंपनी इस समय थी TCS, इन्फोसिस, ये सब, जैसे ही उनका प्लेसमेंट हुआ तो वो स्विच हो गई अमेज़ॉन में। मतलब ये जर्नी सही है। पहले आपने गूगल, BCA में आपकी गूगल थी, देन सीनियर से बात करने के बाद वो TCS हो गई थी, और अब फिर से सीनियर को देख के वो अमेज़ॉन हो गई। राइट। नाइस। करंटली यू आर वर्किंग एट अमेज़ॉन, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो अब थोड़ा सा ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करके हमें थोड़ा सा MCA के बारे में बताइए। 3 साल का कोर्स था, राइट? तो कैसी थी आपकी जर्नी इसमें? आपने कब कोडिंग स्टार्ट करी, कितनी कोडिंग करी, DSA वगैरह किया, डेव किया, वो उसके बारे में बताइए।
तो फर्स्ट ईयर में सीनियर से बात करने के बाद पता चला कि गीक्स फॉर गीक्स पे ठीक है कॉलेज इंस्टीट्यूट रैंकिंग होती है। हाँ। तो उस रैंकिंग के बेसिस पे वो लोग बताते थे कि तुम्हारे ये सीनियर है जिनकी ये रैंक है। हाँ। तो वो सब सुन के बहुत मोटिवेशन होता था और लगता था कि मैं भी रैंक बढ़ाऊँ। तो उस समय इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया था कि हॉस्टल में लोग जाते थे रूम बंद करके बोलते थे सोने जा रहा हूँ और कोडिंग करने लगते थे। अरे भाई साहब। तो नेक्स्ट डे पता चलता था कि उनकी रैंक आपसे ऊपर हो गई। अच्छा, तो ऐसा कल्चर था। हाँ, तो इतना कॉम्पिटिटिव था। तो फर्स्ट ईयर में मोस्टली सब गीक्स और गीक्स करते थे और अपनी रैंक बढ़ाने के चक्कर में लगे थे। ओके नाइस यार, फर्स्ट ईयर से ही आपने जाके कोडिंग स्टार्ट कर दी। वैसे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप BCA के बाद भले ही MCA कर रहे हैं, लेकिन अब आपको सीरियस हो जाना है क्योंकि अब आपके पास 3 साल हैं। 3 भी नहीं कहूँगा मैं, लगभग 2 साल है आपके पास। उसके बाद फिर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। तो अब इन 2 सालों में इफ़ यू आर एट अ गुड प्लेस, MCA कर रहे हो, दोबारा से सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ कोडिंग करना, DSA करना या डेवलपमेंट करना भी स्टार्ट कर दो, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग फॉर MCA। तो इट इज़ गुड दैट यू गॉट गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स ने आपको गाइड किया एंड यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन लीड कोड वगैरह। तो आपका कोडिंग बेसिक्स तो पहले से आपको आता ही था, देन DSA वगैरह आपने करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि हम लोग सिर्फ रैंक बढ़ाने के चक्कर में कोड करते थे पर उसको ऑप्टिमल वे नहीं देखते थे। सीधा सबमिट करो। हाँ, उसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं देखते थे, बस कोड सबमिट करते थे, अपनी रैंक बढ़ाते थे। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर में ये गलती किया था, पर सेकेंड ईयर में जब सीनियर्स का प्लेसमेंट होना स्टार्ट हुआ तो उनके पास जाके पूछते थे कि आपको कौन सा क्वेश्चन आए, और जब वो सॉल्व करने बैठते थे तो वो नहीं होता था। अच्छा। तो उस समय रियलाइज़ हुआ कि जो अभी तक कर रहे थे वो दैट वाज नॉट द राइट वे। ओके। तो अभी फिर से दोबारा से कोडिंग करना स्टार्ट किया और इस बार स्टार्ट करे हैकर रैंक पे, क्योंकि इंटरव्यूज के जो फर्स्ट राउंड होते हैं, बेसिकली कोडिंग राउंड जो होता है ऑनलाइन उसमें डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि हैकर रैंक से मैच करता है। हाँ। तो उसके लिए हैकर रैंक करते थे और जो इंटरव्यूज में पूछा जाता था उसके लिए हम लोग लीड कोड करते थे। तो बेसिकली यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के राउंड्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। पहला राउंड होता है आपका ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, ठीक है। इसमें कंपैरेटिवली हल्के से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि उनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा रहता है, राइट। वो हैकर रैंक, जैसे इन्होंने बताया कि हैकर रैंक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो। दूसरे आपके जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आपके साथ फेस टू फेस इंटरव्यू जो होता है ना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फेस टू फेस, तो उसमें आपके लीड कोड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो आपने ये दोनों प्लेटफॉर्म पिकअप कर लिए एंड देन वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, राइट। एक बार हमें टॉपिक्स के बारे में बताइए कि आपने कौन से टॉपिक्स, डेटा स्ट्रक्चर के कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। तो स्टार्टिंग तो एरे से किया था। हाँ। तो सेकेंड ईयर में ही? हाँ, फर्स्ट ईयर में एरे से स्टार्ट किया था, पर उसके ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देखते थे, ठीक है। पर सेकेंड ईयर में दोबारा से स्टार्ट किया, पर इस बार क्वेश्चन सॉल्व करके एक टॉपिक उठाते थे, जैसे एरे उठा लिया, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद उसका ऑप्टिमल वे देखते थे कि ऑप्टिमल वे तक पहुंचना कैसे है और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उससे सिमिलर क्वेश्चन अगर कोई हिट होते हैं तो वो आपके बन जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। एरेज के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक? तो एरे के बाद मैंने लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, देन रिकर्शन के अंदर स्टार्ट किया। फिर रिकर्शन के बाद आपको अगर रिकर्शन आ गया तो ट्रीज के क्वेश्चन इजी लगने लगते हैं, बिल्कुल। तो रिकर्शन के बाद ट्रीज स्टार्ट किया, फिर डीपी स्टार्ट किया, पर मेरे लिए ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो उस टाइम ग्राफ नहीं कर रहे थे। ग्राफ को आपने साइड करके बाकी सारे टॉपिक्स, डीपी तक आपने कर लिया था, ग्राफ नहीं किया था। एक्चुअली डीपी भी वही होता है, अगर आपको रिकर्शन स्ट्रॉन्ग है आपका, देन डीपी एंड ट्रीज दोनों ही टॉपिक्स बहुत सिंपल हो जाते हैं आपके लिए। सो बाकी जनरल रिसोर्स क्या रहता था इन सब चीज़ों को पढ़ने का? यूट्यूब था रिसोर्स या फिर जो आपके आर्टिकल्स वगैरह आते हैं वो थे, या फिर कोई बुक वगैरह यूज़ करते थे आप? मोस्टली तो यूट्यूब ही था। यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे और गीक्स व गीक्स से आर्टिकल पढ़ते थे। तो एक क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट पता चला तो उस कॉन्सेप्ट के गीक्स व गीक्स पे आर्टिकल्स पढ़ लेते थे तो वो क्लियर हो जाता था। अंडरस्टूड। आपने एक क्वेश्चन पिक किया, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको लगा कि यार ये चीज़ नहीं है क्वेश्चन में, तो उसका गीक्स का आर्टिकल पढ़ लिया या फिर कुछ वीडियो वगैरह देख ली उसकी। नाइस, दिस इज़ अ गुड वे टू लर्न एक्चुअली। आप टॉपिक वाइज जाएंगे तो आप टॉपिक में पढ़ते ही चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, बट अगर आप क्वेश्चन वाइज जाते हैं ना, कि मान लो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन देख लो क्या सॉल्यूशन है, और कुछ नया मिलता है उसमें तो आप वो चीज़ जाके पढ़ लो, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। ठीक है। सो ये तो हो गई आपकी DSA की जर्नी, राइट। सेकंड ईयर में आपने अपना DSA वगैरह करना स्टार्ट कर दिया अच्छे से। व्हाट अबाउट डेवलपमेंट, वो किया आपने? हाँ, तो बेसिकली हम लोग ने मोस्टली लोग प्रोजेक्ट्स भी करते थे साथ में, तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था स्टेगनोग्राफी के ऊपर, जो कि वेब बेस्ड प्रोजेक्ट था, जिसमें आप एक इमेज में कोई अपना डेटा इनक्रिप्ट करते हो। अच्छा, इमेज के अंदर? इमेज के अंदर, ओके।
तो उसका एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक वेबसाइट बनाया था जिसमें आप इमेज डालोगे, अपना टेक्स्ट डालोगे, उस टेक्स्ट को अपने इमेज में एम्बेड कर सकते हैं और दोबारा डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड ये किस चीज़ पे बेस्ड था? मशीन लर्निंग, स्टेगनोग्राफी, बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग था इसमें। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपने वेब डी वगैरह भी सीखा था? उतना नहीं, थोड़ा बहुत सीखा, बेसिक्स सीख लिया, बेसिक्स। गॉट इट। देन थर्ड ईयर की जर्नी बताइए, थर्ड ईयर में क्या किया? तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हम लोग के कॉलेज में JPMC आई थी, JP मॉर्गन। हाँ। तो प्रोफाइल इंटर्न के लिए था। अच्छा। तो उसमें अप्लाई किया था, मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, पर सेकंड राउंड में जब उन्होंने नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछे, पर उस समय मैंने नेटवर्किंग टच भी नहीं किया था। क्यों? तो थर्ड ईयर में आता है नेटवर्किंग आपका? सिलेबस में थर्ड ईयर में रहता है। तभी तक आपने पढ़ा नहीं था? हाँ, पढ़ा नहीं। ठीक है, फिर तो उसके वजह से वहाँ पे रिजेक्शन हो गया। ओके। आपने बताया भी था ना, कंपनी की लिस्ट बताई थी जो कि आपके कैंपस में आ रहे थे, तो मोस्टली आपने बताया था कि सर्विस बेस्ड कंपनीज आती थी। प्रोडक्ट बेस्ड में कौन सी आती थी? प्रोडक्ट बेस्ड में गोल्डमैन सैक्स था, DB था, JPMC, डॉशे बैंक। ओके, डॉशे बैंक था। देन JP मॉर्गन था, अमेज़न था, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल नहीं था। आती थी पर वो MC अलाउ नहीं था, पर B.Tech के लिए आती थी, राइट? ठीक है, ओके। सो उसके बाद फिर लाइक आफ्टर दिस कोविड जब आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए, तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, किसका इंटरव्यू दिया आपने फिर? तो पहली कंपनी थी कोऑर्डिनेशन, तो उसका तो पहले ही राउंड। कोऑर्डिनेशन भी आती है MCA के लिए? हाँ। इंटरेस्टिंग यार। कोऑर्डिनेशन में ओपन फॉर ऑल था, पर उसका पहला राउंड किसी का क्लियर नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन का टफ होता है इंटरव्यू, एंड कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया पैकेज देती है। उसका कुछ बेस इज समवेयर अराउंड 24 या 30 लैक्स के आसपास बेस होता है उसका। तो वो यार हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग कंपनी हुआ करती थी, B.Tech वालों के लिए आती थी। मेरे को नहीं पता था कि MCA के लिए भी आती है, बट दिस इज इंटरेस्टिंग यार। MCA के लिए लगभग सारी कंपनीज खुल जाती हैं, राइट? ग्रेट। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट? तो उसके बाद DB आई थी, पर वहाँ पे 70% का क्राइटेरिया था, तो इस वजह से उसमें मैंने 70% इन ग्रेजुएशन, BCA, मतलब 70% ओवरऑल होना चाहिए। अच्छा। पर मेरा ग्रेजुएशन में नहीं था, इस वजह से मैं आउट हो गया था। ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी थी वो SAGGEZZA थी, जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी है। अच्छा। और उस पे मेरा क्लियर हो गया था, तो मुझे फाइनली 6.5 LPA का पैकेज मिला था। गॉट इट, वाज अ कैंपस प्लेसमेंट ऑन कैंपस। तो इसका प्रोसेस बताएंगे, क्या क्या था इसमें? तो इसमें पहला राउंड था कोडिंग राउंड, जिसमें 2 कोडिंग के क्वेश्चंस थे जो कि मीडियम लेवल थे। उसके बाद 3 इंटरव्यूज हुए थे, वो सारे भी कोडिंग बेस्ड ही थे। तो बेसिकली जो आपका फर्स्ट राउंड में कोडिंग में क्वेश्चन आए थे, उसको डिस्कशन हुआ था। हाँ यार, ये मैंने देखा है, TCS वगैरह में भी यही होता है कि जो आपके फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस आते हैं ना, उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं बाकी के राउंड्स में। तो यहाँ पर भी आपका सेम ही हुआ, तीनों राउंड में वही क्वेश्चंस डिस्कस किए? नहीं, फर्स्ट राउंड में डिस्कस हुआ था, सेकंड थर्ड राउंड में न्यू क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि मीडियम लेवल का था। मीडियम लेवल, लीड कोड मीडियम बोल सकते हैं? हाँ, लीड कोड मीडियम थे। दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं था अपार्ट फ्रॉम DSA? नो, दैट्स नाइस। एंड 6.5 LPA का आपका पैकेज था। यू आर हैप्पी विद द पैकेज? उस टाइम तो हैप्पी थे, पर 2-3 दिन बाद जब दूसरे कंपनीज में और लोग का होने लग गया, तब थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन होने लगा। अच्छा, ठीक है, ग्रेट। तो इसके साथ फिर आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, राइट? एंड आपने ये कंपनी ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। इट वाज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो इसमें कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती होगी शुरुआत में, राइट? हाँ, तो स्टार्टिंग में मेरा इंटर्नशिप था। हाँ। तो इंटर्नशिप में ट्रेनिंग में रिएक्ट पे ट्रेनिंग थी। ठीक है। तो ट्रेनिंग के बाद यूजुअली प्रोजेक्ट्स असाइन होने लगते हैं, पर हम लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी कुछ टाइम हम लोग बेंच पे बैठे हुए थे। सभी लोग बेंच पे बैठे हुए थे? हाँ, तो जितने इंटर्न्स थे मोस्टली वो बेंच पे बैठे थे। लगभग कितना टाइम तक? अराउंड 3-4 मंथ्स। 3-4 महीने? यार 3-4 महीने तो अच्छा खासा बंदा स्ट्रेस्ड हो जाएगा कि क्या हो क्या रहा है। पैसे मिल रहे थे ना? पैसे मिल रहे थे। तो मतलब क्या बढ़िया लग रहा था या फिर? नहीं, उतना बढ़िया तो नहीं लग रहा था, क्योंकि पैसे तो मिल रहे हैं पर नॉलेज नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए बढ़िया तो नहीं लग रहा। जिंदगी भर रहना तो है नहीं यहाँ पर, है ना? राइट। ओके, तो बेंच पे जब आप थे तो आपने क्या किया ड्यूरिंग दिस 3-4 मंथ्स? तो उस टाइम एक्चुअली आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई पैकेज, तो उस समय भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करते रहते थे। प्रिपरेशन में क्या? DSA। अच्छा, लीड कोड एंड राइट, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स। ओके, नाइस। देन उसके बाद जब आपने काम स्टार्ट किया तो किस प्रोजेक्ट पे काम था, किस चीज़ पे काम था? वॉज इट अ सपोर्ट प्रोजेक्ट या फिर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था? टेक क्या था उसका? तो बेसिकली ये सर्विस बेस्ड कंपनी थी जिसके क्लाइंट थे गोल्डमैन सैक्स। ठीक है। तो मेरा काम GS के साथ था, ठीक है। तो वहाँ पे डेवलपमेंट का ही काम था। तो बेसिकली एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जो कि पायलट फेज में था, तो स्टार्टिंग से डेवलपमेंट करने का उसमें चांस मिला था फ्रॉम स्क्रैच। ओके, कहाँ पर आप डेव करते थे? फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे? पे। एंड फ्रेमवर्क?
जावा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क था। इंटरेस्टिंग यार, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब स्प्रिंग बूट एंड रिएक्ट आर टू फेमस वंस। सो मज़ा आ रहा था आपको उस काम में? हाँ, उस समय आ रहा था, और एक्चुअली वहाँ पे 2 महीने का नोटिस पीरियड, 2 महीने का बॉन्ड भी था। तो मेरा माइंडसेट था कि ये बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद ही फिर स्विच करेंगे। अच्छा, स्विच का था मतलब दिमाग में? हाँ, पहले स्विच से का था, पर था कि बॉन्ड कंप्लीट करके फिर स्विच करेंगे। स्विच का रीज़न क्या था आपका? मतलब आप इतनी जल्दी स्विच का सोचने लगे? क्योंकि देखो रीजंस अलग अलग होते हैं, किसी किसी का होता है कि काम बोरिंग लग रहा है। आपका क्या रीज़न था स्विच का कि आप इतनी जल्दी सोचने लगे? क्योंकि मेरे बैचमेट्स जो थे वो और अच्छे अच्छे कंपनीज में जा रहे थे। कहाँ प्लेस थे वो? उतना अच्छा पैकेज तो नहीं था, पर मेरा 6.5 था, तो उनका अराउंड 9-10 था, और कंपनीज फाइको थी, इंचर थी। तो वहाँ पे इतने पैकेज मिलते हैं। ठीक है। अब यार देखो, दिमाग में तो सभी के होता है कि स्विच करना है, ठीक है, लेकिन लोग एक्सटेंड करते जाते हैं। आपने वो कदम कब उठाया, पहला कदम, कि यार अब मुझे स्विच करना है, तो मुझे अप्लाई करना होगा कहीं बाहर, वो कब था? तो एक्चुअली मेरा एक बैचमेट है जिसका अमेजोन में हो गया था उसी टाइम। हाँ। तो उस समय जब उसका अमेजोन में हुआ, तो फिर उसका अमेजोन में ऑफ कैंपस हुआ था उसका, ठीक है। फिर तो जब उसका अमेजोन में हुआ तो दोबारा से वही चीज़ क्लिक करने लगा कि अमेजोन भी मेरी ड्रीम कंपनी थी, मुझे भी चाहिए अमेजोन। ठीक है। तो उस टाइम आई स्टार्टेड अप्लाइंग। तो मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया, पर मोस्टली कॉल कहीं से नहीं आता था, मोस्टली रिजेक्ट हो जाता था। एक वो बताओ कि कहाँ अप्लाई किया था आपने? तो बेसिकली मैंने अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, क्रेड, निंजा कार्ट, कास्ट24, जो स्टार्टअप्स थे उस समय बूम में, तो उन सब में अप्लाई कर रहे थे। तो लिंक्डइन ओपन करके जो जॉब ओपनिंग्स आती थी अच्छे कंपनीज में, वहाँ सब जगह अप्लाई कर रहा था। गॉट इट। तो यार ये जो लिस्ट आपने बनाई थी ना, ये हमें एक बार दे देना ताकि हम सबके साथ शेयर कर दें। अब यार कोई ऐसी कंपनी है जो MCA को अलाउ नहीं करती है? मेरे को वो बता दो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, आप ये कह रहे हो कि सारी कंपनीज अलाउ करती हैं आफ्टर MCA। कोई ऐसी कंपनी जो सिर्फ B.Tech को अलाउ करती है और MCA को नहीं अलाउ करती है, पता है आपको? मोस्टली तो हर जगह अलाउ होता है। कैंपस में कभी कभी ऐसा होता है कि वो MCA अलाउ नहीं करते। कैंपस तो छोड़ो यार, कैंपस तो हर किसी कैंपस में आती भी नहीं है कंपनीज। इनफैक्ट आपके में सर्विस वेज आ रही थी मोस्टली, राइट? तो NIT होते हुए वो भी। तो एक मतलब जनरल मैं पूछना चाहता हूँ कि आउट ऑफ ऑल दी कंपनीज, इज देयर एनी कंपनी जो नहीं अलाउ करेगी आपको? नहीं, मोस्टली सब में MCA अलाउड होता है। ओके, इट इज इक्विवेलेंट टू B.Tech, राइट? ठीक है, ग्रेट। तो लिस्ट हम दे देंगे, ठीक है। तो आपका जहाँ भी आपने अप्लाई किया, इन सब में से कहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग हुई? मोस्टली सब जगह से तो रिज्यूमे रिजेक्ट हो रहा था। सब जगह से रिज्यूमे रिजेक्ट हो गया? बस निंजा कार्ट और अमेजोन में सेलेक्ट हुआ था उस समय। दोनों में सेलेक्ट हो गया था? हाँ। ओके। तो निंजा कार्ट से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे पहले कोडिंग राउंड हुआ था, उसके बाद 4 इंटरव्यूज़ हुए थे। पहला इंटरव्यू कोडिंग का था, दूसरा बैकएंड का था, तीसरा फ्रंट एंड, और चौथा था डिज़ाइन पे। तो आपने तो फ्रंट एंड करा हुआ ही नहीं था? हाँ, फ्रंट एंड में बेसिकली बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो वो क्लियर हो गया था। और डिज़ाइन में एक फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम था, तो उसके लिए आपको डिज़ाइन बताना था पूरा। तो आपने क्या सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा था क्या? नहीं, पढ़ा नहीं था, पर वो बेसिक सा था कि डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करोगे। लो लेवल डिज़ाइन था वो? हाँ, लो लेवल डिज़ाइन। अच्छा, इंटरेस्टिंग, ठीक है। इतना तो हम मतलब बैकएंड पे काम करते करते पता चल ही जाता है कि बेसिकली DB कैसे डिज़ाइन करना है, राइट? तो आपको स्प्रिंग बूट पे अपने जो प्रोजेक्ट पे काम करते करते पता चल गया होगा, एक्सपीरियंस से उतना पता चल जाता। ठीक है। तो ये हम कब की बात कर रहे हैं? मतलब लगभग 1 साल हो चुका है आपको काम करते हुए? 1 साल बाद। 1 साल बाद ये होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर फाइनली क्या हुआ, इसे ऑफर मिला आपको? हाँ, निंजा कार्ट से ऑफर मिल गया था, वो था 10 LPA का। पर अमेजोन में भी अप्लाई किया था, वहाँ पे भी क्लियर हो गया था फर्स्ट राउंड। फिर फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाला बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ था। मतलब इतना बेकार कि हम दोनों लोग सोच रहे थे कब खत्म होगा इंटरव्यू। अरे मतलब वो है थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट वाला मोमेंट आ गया था उसमें इंटरव्यू में, ठीक है। तो अमेजोन से आपको फिर ऑफर नहीं मिला? वहाँ से नहीं मिला। ठीक है। तो यू गॉट वन ऑफर एंड दैट वाज 10 LPA का, 6.5 से 10 LPA। तो आपने ये ऑफर लिया फिर? हाँ, उस समय एक्सेप्ट कर लिया था। पर जब मैंने अपनी कंपनी के पास गए, उनको बोला कि आई एम रिजाइनिंग, और उनको ऑफर बताया, तो वो बोले कि आई एम रेडी टू मैच दिस ऑफर। अच्छा। तो वो भी फिर 10 LPA दे रहे थे। अच्छा, 10 LPA उन्होंने भी आपका मैच कर दिया। हाँ। चलो बढ़िया है। तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया, मतलब बेसिकली कंपनी में स्टे करने का? आपने स्विच क्यों नहीं किया? क्योंकि जहाँ पर स्विच करते वो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, राइट, है ना? यहाँ पर आप सर्विसेज में काम कर रहे हो, तो ऐसा डिसीजन क्यों लिया आपने? क्योंकि निंजा कार्ट अभी स्टार्टिंग फेज में था, एक स्टार्टअप है, और अभी के लिए आई वॉज वर्किंग फॉर गोल्डमैन सैक्स। तो बस मेरी सैलरी सगेज़ा से आ रही थी, पर काम पूरा GS का था। तो वहाँ पे लर्निंग बहुत थी, और जो प्रोजेक्ट था वो स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए बहुत लर्निंग थी, तो मैंने वही चूज़ किया। ओके, ग्रेट। फिर यार इसके बाद कहीं अप्लाई किया आपने?
तो इसके बाद मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि 2 इयर्स कंप्लीट करने के बाद ही कहीं स्विच करेंगे। और पैकेज भी डिसेंट दे दिया था इन्होंने। राइट। पर बीच में आफ्टर 6 मंथ अमेजॉन रिक्रूटर ने खुद से रीच आउट किया। अच्छा। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अप्लाई करते हो तो डेटाबेस में रिकॉर्ड रहता है। हाँ। तो आफ्टर 6 मंथ वो फिर से रीच आउट करते हैं कि क्या आप अपीयर होना चाहते हो। तो उस समय उन्होंने रीच आउट किया तो मैंने अप्लाई किया था दोबारा से। थ्रू लिंक्डइन? नहीं, हाँ, थ्रू लिंक्डइन। ओके ओके। फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस था, मतलब उन्होंने क्या प्रोसेस बताया आपको? तो रीच आउट करने के 2 दिन बाद ही कोडिंग राउंड था। और कोडिंग राउंड में बेसिकली 2 क्वेश्चंस आते हैं TSA के, मीडियम लेवल के। हाँ। और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। ठीक है। तो वो फर्स्ट राउंड था, वो क्लियर हो गया था। उसके अराउंड 1 वीक बाद फिर से कॉल आता है कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया और अभी आप इंटरव्यू के लिए डेट सेलेक्ट कर लो। ठीक है। तो डेट्स जो मेरी थी वो अराउंड 1 मंथ आफ्टर की थी। तो मेरे पास 1 महीना था दोबारा से रिवाइज करने के लिए। ठीक है। तो उसके लिए आपकी SD शीट और लव बबर की शीट्स को बेसिकली क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे थे, बस शीट खोल के पेन पेपर लेके उसके लॉजिक लिख रहे थे। अच्छा। कि ये वाला क्वेश्चन देखा, इसका क्या लॉजिक होगा, कैसे सॉल्व होगा। पूरी शीट कर ली थी आपने? पूरी शीट तो नहीं हुई थी, पर मोस्टली जो क्वेश्चंस लग रहे थे कि कॉमन क्वेश्चंस हैं वो वाले कर लिए थे। ठीक है। तो ये तो DSA की तैयारी होगी। इसके अलावा कुछ और भी किया था आपने, जैसे कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, फंडामेंटल्स? ऊप्स रिवाइज किया था, DBMS रिवाइज किया था, तो बेसिक्स रिवीजन कर लिया था। ठीक है। और प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको पता ही है बिकॉज आप उस पर काम करते हो यार, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। हाँ। तो अभी ये जो इंटरव्यू प्रोसेस है आपका, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि किस किस तरीके के राउंड्स थे। पहला तो आपने बताया ऑनलाइन असेसमेंट था जिसमें DSA के क्वेश्चंस थे। उनकी लेवल क्या थी, डिफिकल्टी लेवल? मीडियम डिफिकल्टी लेवल थी एंड विद एक्सप्लेनेशन, राइट? और कुछ नहीं था इसमें? और कुछ नहीं था। ठीक है। उसके बाद थोड़े आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। पर वो आपको सीखना नहीं होता, वो आपके बिहेवियर पे। हाँ। ठीक है, आपके बिहेवियर पे है। सही बात है। फिर उसके बाद आपके जो इंटरव्यूज़ होना स्टार्ट हुए, 1-on-1 इंटरव्यूज़, उनमें क्या क्या पूछा गया आपसे? तो 3 राउंड्स हुए थे मेरे, और तीनों प्योरली DSA बेस्ड थे। प्योर DSA? हाँ। तो इंट्रोडक्शन से बेसिकली स्टार्ट होता है, उसके बाद वो 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ। तो पहले राउंड में मेरा हैश मैप से क्वेश्चंस थे और स्ट्रिंग से। फिर सेकंड राउंड में क्वेश्चंस थे मेरे DP से और एरेस से। फाइनली जो थर्ड राउंड था उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया। स्टार्टिंग में मैंने पूछा कि शैल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो उन्होंने बोला नो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे भाई साहब, मतलब उन्होंने आपको भी इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं क्योरफिट का इंटरव्यू दे रहा था। तो फर्स्ट राउंड में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, अपने बारे में बताया, फिर क्वेश्चन पूछे। सेकंड राउंड में जो इंटरव्यूअर थे ना, उन्होंने आते ही बोला सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं कहा चलो ये भी सही है यार, टाइम बच जाएगा मेरा तो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्ट होता है ना, एक इंटरव्यू 45 मिनट्स का, कितने मिनट्स का होता है आपका? 45 का। स्ट्रिक्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ बेटर दैट यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, बाद में इंट्रोडक्शन दे देना अपना क्वेश्चन होने के बाद। चलो, फिर आपका ये भी राउंड क्लियर हो गया, राइट? थर्ड राउंड में ट्री से क्वेश्चन था और दोबारा से स्ट्रिंग। ट्री एंड स्ट्रिंग, राइट? ओके, इंटरेस्टिंग। बेसिकली ग्राफ छोड़ के बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं सब हो गया था कवर। ठीक है। सो आपको कॉन्फिडेंस था कि अब क्लियर हो जाएगा? हाँ, मतलब सारे राउंड्स अच्छे से हुए थे तो कॉन्फिडेंस तो था, पर फिर भी थोड़ा डर था जब तक ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, जब तक। तो कितने दिन बाद पता चला आपको ये? तो आफ्टर अराउंड 10 डेज मेरे पास मेल आया था कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर अमेजॉन SD पोजीशन। अरे वाह। कॉल नहीं आया था, सीधा मेल आया था, पर उस समय भी थोड़ा सा डाउट था कि कहीं गलती से तो नहीं आ गया, क्योंकि कॉल अभी तक नहीं आया। ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले किसको बताया आपने? उस टाइम बस मम्मी को बताया था। अच्छा। और किसी को नहीं बताया, क्योंकि कंफर्म भी नहीं था, कॉल नहीं आया था। तो जब 1 दिन बाद कॉल आया तब सबको बताया घर पे, फिर उसके बाद फ्रेंड्स लोग को बताया। खुशी हुई बहुत ज़्यादा। चलो, बहुत बढ़िया है। बहुत पहली बात तो ये हाइक भी बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, और दूसरी चीज़ कि आपने जो कंपनी अपनी ड्रीम कंपनी मानी थी, फाइनली आप उसमें जा रहे हो। तो यार देखो, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यस, अभी हमें आप थोड़ा सा ना डिफरेंस और बताइए कि आप अमेजोन में भी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसे ये डिफरेंट है गोल्डमैन में जो काम कर रहे थे उससे? बेसिकली गोल्डमैन में भी प्रोडक्ट पे काम होता था। पर वहाँ पे बैंकिंग डोमेन था। तो उधर एक स्ट्रिक्ट मेंटालिटी थी कि सारा बैंकिंग वाला चीज़ होगा। पर यहाँ पे अमेजोन में आप डिफरेंट चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, तो दैट्स व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम GS। एंड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। और इस बार मैच नहीं किया आपकी कंपनी ने पैकेज? नहीं नहीं पूछा ही नहीं कि कितना पैकेज है। उनको पता है कि अमेजोन है तो जाने दो। ठीक है, ठीक है, ग्रेट यार, इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड हमें बहुत
इन्फॉर्मेशन मिली आपसे कि BCA के बाद क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, MCA के बाद क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, एंड काफ़ी अच्छी जर्नी थी। आपका कॉलेज NIT था, बट अगेन आपने ऑफ कैंपस जाके कंपनी क्रैक करी है, सो दैट्स अ गुड थिंग। चलो बाकी यार आते रहना, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहना, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। तो फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है? श्योर, थैंक्स अ लॉट, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू, बाय बाय।